हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? फोकस ऑन द स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट द होल स्टेयरकेस। आप स्टेयरकेस देखेंगे ना तो डर जाएंगे, ठीक है, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको एक एक स्टेप रखना है डेली अपने लक्ष्यों की तरफ, ठीक है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर सिक्योरिटी ब्रीच इन द पार्लियामेंट। इस बारे में आप सबने सुना होगा, सिक्योरिटी का उल्लंघन किया गया है कल, ठीक है, और टीयर गैस और वगैरह वहाँ पे रिलीज़ की गई है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। ये 0 आवर के टाइम पे हुआ था, तो यहाँ पे 0 आवर पढ़ेंगे क्या होता है। इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन आवर, ये भी पढ़ेंगे क्या होता है। इंडिया बैक्स रेजोल्यूशन ऑन सीज फायर, जो इसराइल हमस की वॉर चल रही है, ये मैं आपको काफ़ी दिनों से कवर करवा रही हूँ, ठीक है। उसमें इंडिया ने पहली बार क्या किया है, बैक किया है रेजोल्यूशन इमीडिएट सीज फायर का, वरना अभी तक इंडिया एब्सटेन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे यूएन जनरल असेंबली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो अभी यूपीपीसीएस आरओ आ रहा है उस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड न्यू दिल्ली ये डिक्लेरेशन आया है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके यूपीपीसीएस आरओ के लिए भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी। सीधा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्यों देखा गया, ठीक है, या फिर किस मैटर से रिलेटेड था। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। 2 men जंप फ्रॉम विजिटर्स गैलरी इन लोकसभा, ओपन स्मोक कैंस कॉज पैनिक। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी पैनिक एंड भगदड़ सी मच गई थी उस टाइम पे, जब 2 men विजिटर की गैलरी होती है यहाँ पे, ये जो ऊपर की तरफ ना, ये यहाँ पे विजिटर की गैलरी होती है, वहाँ से ये लटक के ऐसे करके कूदा और क्या हुआ, यहाँ पे उसकी पैंट में, मतलब नीचे ना शूज़ होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे कैनिस्टर्स लगे थे, ठीक है, टीयर गैस के, वो उसने वहाँ से निकाला और रिलीज़ करना शुरू कर दिया। और तब तक ऑफिशियल्स ने जो सिक्योरिटी थी वहाँ पे, उसे अरेस्ट कर लिया गया था। 2 men अंदर थे और 1 वुमेन एंड 1 man बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका मुद्दा क्या था, वो ये बताया जा रहा है कि वो भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। उनका मुद्दा ये था कि इतने पढ़ाई लिखाई के बावजूद उन्हें जॉब नहीं मिली। In a major security breach Wednesday, hours after leader and lawmakers led the nation paying tribute, यानी कि कल के दिन ही 13 दिसंबर 2001 में भी ऐसा ही एक पार्लियामेंट पे अटैक किया गया था, जिसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड वहाँ के एक माली थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उसे ट्रिब्यूट करने का कल दिन था और सेम डे पे ये अटैक देखा गया। तो अभी इस बारे में ऐसे कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता, बट ये चीज़ मानी जा रही है कि उनके अपने इंडिविजुअल्स रीज़न रहे होंगे, ठीक है। और 13 दिसंबर के आसपास कुछ भयंकर होने वाला है ना, इसकी धमकी पहले पन्नू ने दी थी। पन्नू कौन? खालिस्तानी, बताया था मैंने इस बारे में, ठीक है। वो जिसका यूएस से इंडिया पे एलिगेशंस लगा रहा है कि वो हमारे वो खालिस्तानी जो है ना, उनके पीछे पड़ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिब्यूट देने की बात थी कल, और यहाँ पे स्लोगन्स रेस किए गए, जय भीम एंड तानाशाही नहीं चलेगी, ये सब मतलब सबने सुना होगा कल ये, ठीक है। कोई इंजरी नहीं हुई थी किसी भी पार्लियामेंटेरियन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे। 0 आवर के टाइम पे ये प्रोसीडिंग्स जब चल रही थी, तो ये ऐसी घटना हुई और फिर उसे स्थगित कर दी गई थी दिन के लिए, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे 0 आवर के बारे में। 0 आवर एक ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, ये और कहीं से नहीं लिया गया है। इट इज़ नॉट मेंशन इन द पार्लियामेंट्री रूल्स बुक,
ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो बिना किसी प्रायर नोटिस के मुद्दों को उठा सकते हैं। ठीक है, ये इमीडिएटली होता है आफ्टर क्वेश्चन एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। ठीक है, एजेंडा एंड क्वेश्चन आवर के बीच का क्या होता है, 0 आवर होता है। ठीक है, वही टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आवर क्या होता है। ये फर्स्ट आवर होता है एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, यानी कि बैठक में जो पहला घंटा होगा ना, वो क्वेश्चन आवर को देंगे। बट 2014 से राज्यसभा में ये शिफ्ट कर दिया गया है 11 बजे से 12 बजे तक। ड्यूरिंग दिस 1 आवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर और उनकी अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है मेंस में कि मिनिस्टर्स की या जो अपनी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने पास कौन कौन से टूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आवर भी होता है एक। क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, जो एमपी हैं बट मिनिस्टर नहीं है। इट इज़ रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री रूल्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, आर फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आवर। ठीक है, फाइनल अथॉरिटी किसे माना गया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन होता है वो जिसमें एस्ट्रिक मार्क होता है, ऐसा वाला। ठीक है, उसमें ओरल आंसर देना होता है एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा किसी एमपी ने, मिनिस्टर ने आंसर दिया, ठीक है, अब फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ना पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, इसमें एस्ट्रिक मार्क नहीं होगा और इसमें रिटन में आंसर देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जा सकते। एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, ये डिफरेंसेस याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए भी और 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए भी। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये इससे पूछने के लिए 10 दिन पहले से नोटिस देना पड़ता है और इसे ओरली आंसर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चन आवर इन बोथ हाउसेज इज हेल्ड इन ऑल डेज ऑफ द सेशन बट देयर आर 2 days व्हेन एन एक्सेप्शन इज मेड। यानी कि मतलब सारे डेज में क्वेश्चन आवर कंडक्ट किया जाएगा बट 1-2 दिन का क्या है, कुछ एक्सेप्शन दे दिया गया है। When the president addresses MP from both houses, the president's speech takes place at the beginning of the new Lok Sabha on the first day of the new parliament year। ये वाला पता है आपको, ये जो प्रेसिडेंट सेशन लेते हैं, ठीक है, ज्वाइंट सेशन होता है उनका, वो ऑन द डे ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट। यानी कि जब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन लेंगे उस दिन नहीं होगा क्वेश्चन आवर, और जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करेंगे तो भी नहीं होगा क्वेश्चन आवर। ठीक है, ये 2 दिन को एक्सेप्शन में डाला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंडिया शिफ्ट स्टैंड्स बैक UNGA रेजोल्यूशन ऑन इमीडिएट सीज फायर। यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इजराइल हमस की वॉर को, फिर भी हमने क्या किया था, एब्सटेन किया था। हमें इस इशू पे बोलने से बच रहे थे। हम यही कह रहे थे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाएं और नेगोशिएशंस के थ्रू इशू को सॉल्व किया जाए। बट UN जनरल असेंबली में इमीडिएट सीज फायर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड देने की बात कही गई गाज़ा को, जो पीड़ित है अभी, ठीक है, उसमें इंडिया ने क्या किया, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और इस बार एब्सटेन करने से बचा। Voted in favor of draft resolution of UN General Assembly that mandated immediate humanitarian ceasefire and unconditional release of all hostages। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चेंज देख सकते हैं न्यू दिल्ली की पोजीशन को, मींस इंडिया की पोजीशन का। दोज वोटेड अगेंस्ट, जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है वो कौन है, ऑस्ट्रिया,
इसराइल जो ये वॉर कर रहा है, एंड यूएस। और जिन्होंने एब्सटेन किया है वो कौन है? जर्मनी, हंगरी, इटाली, यूक्रेन एंड यूके। इन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से। ये वाला याद रखना है ARO के लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो यूएन जनरल असेंबली में इमीडिएट सीज फायर के लिए वोटिंग की गई थी, उन्होंने किस किस ने एब्सटेन किया है या किस किस ने अगेंस्ट वोट किया है। आपको ये अगेंस्ट वाली कंट्रीज़ थोड़ी बहुत ही याद रखनी है, ठीक है, ज़्यादा वो बड़ी लिस्ट नहीं है। रेजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? इजिप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर के लिए। डिमांड दैट ऑल पार्टीज कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अधीन सब रहे, ठीक है, उसे ऑब्लाइग करें, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। क्योंकि आप न्यूज़पेपर में आप डेली देखते होंगे कि सिविलियंस की जानें वहाँ पे ज़्यादा जा रही हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में अटैक किए जा रहे हैं, रेड करी जा रही है। तो ये एक स्टैंड दिखाता है इंडिया का कि ये शिफ्ट हुआ है। अब हम बोल रहे हैं, अब हम किसी एक की तरफ हो रहे हैं। स्पेशली हम यहाँ पे किसकी तरफ है? गज़ा के जो सिविलियंस की जाने जा रही हैं, हम उसके खिलाफ हैं। बात समझ आई? हम यहाँ पे चाहते हैं कि इमीडिएट सीज फायर हो जाए एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाए गज़ा को। यहाँ पे देखेंगे यूएन जनरल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, यूपीपीएससी, ARO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन है, याद रखना है। इसमें ऑल 193 मेंबर्स ने इसमें रिप्रेजेंट किया है या फिर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये एक ऐसी यूएन बॉडी है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। सितंबर में द फुल यूएन मेंबरशिप मीट्स इन द जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क फॉर द एनुअल जनरल असेंबली सेशन, ठीक है। सितंबर में क्या होती है? न्यूयॉर्क में एनुअल मीटिंग होती है इसकी। जो डिसीजंस होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जैसे कि पीस, सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स, उसमें 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग चाहिए होती है, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे, जो अदर क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइड किए जाएंगे सिंपल मेजोरिटी से। ये दिख रहा है, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे सिक्योरिटी, पीस एंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ देना। और जो अदर क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से टैकल किए जाएंगे या सॉल्व किए जाएंगे। President of the General Assembly is elected each year by Assembly to serve a 1-year term of office. President का यहाँ पे 1 साल का टर्म होता है, ठीक है। ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी और आप उसे देखें कि आपके प्रीलिम्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जैसे कि आज कल जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट में, ये इंटरव्यू का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसे हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है पार्लियामेंट में। तो आप आंसर यही देंगे कि हमें सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमें इसके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी का भी ध्यान बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो फ्री एंड फेयर होके अपने व्यू पॉइंट रख सकें एंड डेमोक्रेसी के एस्पिरेशंस को अचीव कर सकें, ठीक है। आपको ऐसे कुछ वर्ड्स वहाँ पे बोलने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, दिल्ली डिक्लेरेशन लिया गया है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाला मैंने आपको कल पढ़ाया था। एन अलायंस ऑफ 29 मेंबर कंट्रीज़, उन्होंने अनएनिमसली अडॉप्ट किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ताकि जो रिस्क उत्पन्न हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसे मिटिगेट कर सकें, प्रमोट कर सकें इक्विटेबल एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर AI इनोवेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग, हाई क्वालिटी डाइवर्स डेटा सेट। इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, एक्सेस चाहिए
एंड इससे रिलेटेड जो भी बायस्ड चीज़ें हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो एल्गोरिदम जो बायस्ड है ना, उसे ठीक करना है। डिक्लेरेशन ने कुछ कंसर्न्स फ्लैग किए हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल डाटा, थ्रेट टू ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था ना कि हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लेके आनी है एआई में। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, इतना इंक्लूसिव बनाना है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोसाइटी के लिए, ताकि वो सोसाइटी के वेलफेयर में काम आ सके। डिक्लेरेशन सीक्स टू इंश्योर that AI and its benefits are inclusive and available to all countries, including global south। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, उन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना थीमेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट चेंज के लिए काम आ रहा है, या एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, और हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें बायस्ड ना हो। ठीक है, अगर बायस्ड होगा तो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ फ़ायदा ले लेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और जो अभी डेवलपिंग है या जो अंडर डेवलप्ड है वो पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल साउथ में भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। The declaration also said that the global framework of AI should be rooted in our democratic values, human rights को uphold करे, safeguard करे dignity and well-being, ensuring personal data protection। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने हाईलाइट की हैं, ये आपके GS पेपर 3 एंड इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक्सट्रैक्ट करें कि काम का क्या है। ठीक है, एप्लीकेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, फोस्टरिंग इनोवेशन, ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके आंसर के लिए, आपके इंटरव्यू के आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि जो मेंबर्स हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है एआई। फॉर एग्जांपल डीप फेक का पता ही होगा आपको, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है डीप फेक। ठीक है, उससे जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिफेमेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ये जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं ये टैकल कर सकते हैं सारे मेंबर्स आपस में मिलके। ठीक है, इसके चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है मिलकर, और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं बेनिफिट, उससे रिलेटेड जो रिस्क है उससे बचा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रायोरिटी बेसिस पे इंडिया लागू करेगा किसे? एआई इनोवेशन को, आर्टिफिशियल रिलेटेड इनोवेशन को, ताकि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सके। We acknowledge the importance of promoting the development and access to the risk proportionate trustworthy AI जो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम को इंश्योर करती है, resilient agricultural practices करती है that increase productivity and production। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जैसे कि सूखा पड़ गया, फ्लडिंग हो गई, ये एआई टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। ठीक है, जो अर्ली वार्निंग वो सिस्टम्स होते हैं ना, ये एआई की वजह से ही होता है। तो एआई को पूरी तरह से तो नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रीज़ बिल्ड हो रही हैं, सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही हैं, इवॉल्व हो रही है सोसाइटी, इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। इससे जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं उससे मिटिगेट करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देना है। ठीक है, आप ऐसे ही बोलेंगे इंटरव्यू में कि क्या करना है, एआई को हमें लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करना है।
बात आई समझ? आपको ऐसे ही कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स बोलने हैं इंटरव्यू में। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, कि आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों का साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि आपको उस टाइम पे पैनिक ना हो, मेंस निकलने के बाद पैनिक ना हो। ठीक है, कि इंटरव्यू के लिए तो मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल आपको डेली न्यूज़पेपर से मिलता है, इसीलिए इन डेप्थ एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप भले ही न्यूज़पेपर की वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें जो मैं यहाँ पे करवाती हूँ, बट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। बाकी सारी न्यूज़ रिलेटेड थी कुछ बिल्स वगैरह से, जो अभी उसका कंक्लूज़न नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अभी सिर्फ डिबेट वगैरह हो रही है। ठीक है, तो वो जब एक्ट बन जाएगा या वो कंक्लूड हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाएगा, तो मैं आपको वो कवर करवा दूँगी। ठीक है, घबराना नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं छूट रही है। तो मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। ये जो इंपॉर्टेंट बोला है ना मैंने, ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है अपने मटेरियल्स में। ठीक है, इंटरव्यू जहाँ पे होगा, मतलब इंटरव्यू मटेरियल आपने जहाँ पे कलेक्ट किया होगा ना, उसमें ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी में ऐड कर लेना है। ठीक है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो, जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सकें। आपको पीडीएफ्स दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।